हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवीर फिजिक्स क्लासेस में। मेरा नाम रणवीर सिंह यादव है। मैं 2011 से लगातार 11th 12th और बीएससी के छात्रों के लिए ऑफलाइन कोचिंग दे रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल पर हम आपको 11th 12th और बीएससी फिजिक्स क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हों या हिंदी मीडियम के छात्र हों। हम दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम 12th फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, जिसका हमारा यूनिट 1 है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब चूंकि आप देख रहे हैं इस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। देखो, इसकी जो परिभाषा है वो इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगी। जैसे इसका पहला शब्द है बच्चों स्थिर, तो स्थिर का मतलब सभी को पता होगा, रुका हुआ। स्थिर का मतलब रुका हुआ। दूसरा शब्द है बेटा वैद्युतिकी। दूसरा शब्द क्या है? वैद्युतिकी। कहीं भी वैद्युतिकी या वैद्युत शब्द आ जाता है तो उस वैद्युत शब्द का मतलब होता है आवेश। अब जरा ध्यान दो, इसकी परिभाषा इसी से क्लियर हो जाएगी। मतलब हम इसमें काय के बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में। लेकिन कैसे आवेश के बारे में? रुके हुए आवेश के बारे में। यानी कि ये भौतिक विज्ञान का ऐसा भाग है जिसमें हम आवेश के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन कैसे आवेश के बारे में? रुके हुए आवेश के बारे में। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा या ऐसा भाग जिसमें हम स्थिर यानी कि रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब हम इसमें जानेंगे सबसे पहले बेटा वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश को समझने के लिए कुछ ऐसी घटनाओं पर ध्यान दें जिन्हें या तो हमने देखा होगा या हो सकता है बचपन में आपने खुद भी किया हो। जैसे आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ले लो। यहाँ पर ये हमने कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और हमने एक क्या लिया? ये कंघा ले लिया बेटा, ठीक है। अभी इस कंघे का इन कागज के टुकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हम क्या करें? अगर इस कंघे को लें और इस कंघे को अपने बालों में ऐसा करके थोड़ी देर रगड़ें और रगड़ने के बाद उसके बाद इन कागज के टुकड़ों के पास लाएं, तो ये कंघा इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, खींचेगा अपनी ओर। इसका मतलब क्या है? इस कंघे को बालों में रगड़ने से कोई एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जिसकी वजह से ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। और वो गुण ही क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। ऐसा गुण जिसके कारण ये कंघा कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित। वो गुण ही क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। कुछ और इससे संबंधित प्रयोग किए गए, उन पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। जैसे दो बेटा कांच की छड़ें ली गई। काय की छड़ें लें बेटा? कांच की छड़ें। इन कांच की छड़ों को या तो ऊन से रगड़ा या रेशम से रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब इन दोनों छड़ों को पास पास लाए तो ये देखा ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी बेटा? प्रतिकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित। यानी कि दो कांच की छड़ों को लिया, इन्हें ऊन या रेशम से रगड़ने के बाद पास पास सब्ज रखा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि दूर की ओर धक्का दे रही थी। उसके बाद क्या किया? दो और छड़ें ली, लेकिन इस बार दोनों छड़ें बेटा किसकी ली? प्लास्टिक की। ये भी छड़ प्लास्टिक की और ये भी छड़ किसकी ली? प्लास्टिक की। और इस बार इन दोनों छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा, और बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद जब इन दोनों छड़ों को पास पास लाए तो ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे को क्या कर रही थी बेटा? प्रतिकर्षित कर रही थी। ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। लेकिन इसके बाद क्या किया? एक इनमें से कांच की छड़ ली बेटा। एक पहली छड़ काय की ली? कांच की। और दूसरी इनमें से एक काय की छड़ उठाई बेटा? प्लास्टिक की। तो ये देखा, जब इन छड़ों को पास पास लाए तो ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी? आकर्षित।
इसका मतलब क्या है कि इन क्षणों को जब रगड़ा जा रहा है तो रगड़ने से इनमें कोई एक ऐसा गुण उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण ये क्षणें या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं या एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। और ये गुण, जिस गुण के कारण ये क्षणें एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित करती हैं या क्या करती हैं, आकर्षित, इस गुण को ही क्या नाम दिया गया बच्चों, वैद्युत आवेश। इस गुण को ही क्या नाम दिया गया, वैद्युत आवेश। तो हम यहां से अगर परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, और ये गुण ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश। अब बात ये आती है कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा भाई, ये वैद्युत आवेश के कारण क्षणें एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित कर रही हैं या क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। इसका मतलब है आवेश कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, क्योंकि अगर एक ही प्रकार का होता तो एक प्रकार के आवेश के कारण क्षणें या तो आकर्षित करती सब की सब या क्या करती, प्रतिकर्षित। लेकिन वैद्युत आवेश के कारण क्षणें, कुछ क्षणें आकर्षित भी कर रही हैं और कुछ प्रतिकर्षित भी कर रही हैं। इसका मतलब है जो आवेश है वो भी कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। और इन 2 प्रकार के आवेशों को एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन से थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने नाम दिया बेटा, एक आवेश को नाम दिया धन आवेश। क्या नाम दिया बेटा, धन आवेश, या इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग इसे पॉजिटिव चार्ज, या शॉर्ट में ऐसा करके प्लस और बीई लिख देते हैं, इसको भी पॉजिटिव पढ़ते हैं। या दूसरे को क्या नाम दिया, ऋण आवेश। ऋण आवेश, या हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, या शॉर्ट में ऐसे माइनस लिख के और बीई लिख देते हैं, इसको हम नेगेटिव ही पढ़ते हैं। तो एक को नाम दिया फ्रैंकलिन ने, एक को फ्रैंकलिन ने क्या नाम दिया बेटा, धन आवेश, और एक को क्या नाम दिया, ऋण आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब बात ये आती है इनको धन आवेश और ऋण आवेश नाम क्यों दिया, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि जैसे एक मान बेटा प्लस का हो, जैसे +5 और इतना ही -5 आ जाए, तो +5 से -5 कैंसिल बराबर 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही बेटा इन्होंने क्या देखा कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने के बाद क्या उत्पन्न हुआ, आवेश। लेकिन अगर उन्हें फिर से पास पास रख दिया तो वो आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। जैसे प्लस और माइनस यानी कि धन और ऋण एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, वैसे ही आवेश भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए इनको क्या नाम दिया, धन आवेश और ऋण आवेश। एक को नाम दिया धन आवेश और दूसरे को क्या नाम दिया, ऋण आवेश। अब अगर हम इसका प्रतीक देखें तो आवेश का प्रतीक क्या होता है, क्यू। स्मॉल क्यू से भी लिख लेते हैं या हम कैपिटल क्यू से भी लिख लेते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। अगर हम ये बात करें तो ये अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है बच्चों, अदिश राशि यानी कि स्केलर राशि है। ठीक है, ये अदिश राशि या स्केलर राशि है। अब देखो आप लोगों ने 10th में एक सूत्र पढ़ा होगा बेटा, I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी, या यहां से Q बराबर निकालें बेटा तो IT, यहां से Q बराबर निकालें तो क्या होगा, IT। इसमें Q आवेश है, I वैद्युत धारा है और T क्या है, समय है। हम यहां से इसका मात्रक निकालते हैं बेटा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं SI मात्रक। कौन सा मात्रक, SI मात्रक। तो देखो SI मात्रक, अगर हम धारा I का बात करें, धारा है तो धारा का SI मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। इनटू में T क्या है, समय, और समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसका SI मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस तरह से आवेश का SI मात्रक आया एम्पियर इंटू सेकंड, या इस एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम लोग क्या कह देते हैं, कूलाम, या जिसे प्रदर्शित करते हैं C से।
तो इसका एसआई मात्रक तो बेटा क्या हो गया, कूलाम, जिसे हम प्रदर्शित किससे कर देते हैं, C से प्रदर्शित कर देते हैं। ये तो इसका मुख्य एसआई मात्रक है। कुछ अन्य मात्रकों पर भी हम बात करेंगे। अब हम इसका CGS पद्धति में मात्रक लिखेंगे। CGS पद्धति में मात्रक, देखो CGS पद्धति में जो मात्रक है वो होता है इसका बेटा स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम, या इसको ही बेटा ESU लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ESU, या जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको ही फ्रैंकलिन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फ्रैंकलिन। तो आवेश का CGS पद्धति में मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम, या ऐसे ESU कह देते हैं या फ्रैंकलिन कह देते हैं। अब अगर कूलाम और ESU में संबंध देखें तो बेटा 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU लिख लो, या ESU की जगह चाहे तो फ्रैंकलिन लिख सकते हैं, चाहे तो स्टेट कूलाम लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है बेटा EMU। क्या होता है, EMU, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, या इसे ही हम लोग AB कूलाम भी पढ़ लेते हैं, या इसे ही हम लोग क्या लिख लेते हैं, AB कूलाम। अब अगर देखें तो 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। कूलाम और EMU में संबंध देखें तो 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU, या चाहे तो लिख सकते हैं 1 EMU बराबर, यहां से लिखें तो ये 10 कूलाम। 1 EMU बराबर कितने कूलाम, 10 कूलाम। अब पूछ लिया जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताओ या आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताओ, तो वो देखेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है। देखें, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है बेटा, फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन या ESU भी कह सकते हैं, फ्रैंकलिन या उसे ESU या स्टेट कूलाम एक ही बात है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक जनरली फ्रैंकलिन लिखा होता है, या ESU, या आप स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, फैराडे होता है। जो आवेश का बेटा सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या होता है, फैराडे होता है। अब अगर फैराडे और कूलाम में संबंध देखें बेटा तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं बेटा, 96,500 कूलाम। ये आवेश के मात्रक की बात हुई। अब अगर हम आवेश का विमीय सूत्र निकालें, आवेश का क्या निकालें बेटा, विमीय सूत्र, तो देख लो Q बराबर क्या होता है, IT। अब अगर हम यहां से इसका विमीय सूत्र देखें, I धारा है, धारा का क्या होता है A, T समय है, T का विमीय सूत्र क्या होता है, समय है T, जिसका विमीय सूत्र भी T होता है। तो इस तरह से आवेश का विमीय सूत्र हमारा क्या हो गया, AT हो गया।